तो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में जिसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस पॉडकास्ट में इसकी शुरुआत की थी असैसिनेशन सीरीज़ से। उसके बीच में हमने थोड़े और जो समसामयिक इश्यूज़ थे उनके बारे में चर्चा की, लेकिन हमारे पास काफ़ी दरख्वास्त आ रही थी कि हम अपनी असैसिनेशन सीरीज़ वापस से शुरू करें। उसी के तहत आज हमारे साथ फिर से है हमारे साथी निशांत तिवारी, और हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे असैसिनेशन से सॉरी और हम इस बार डिस्कस करने वाले हैं अपने मुल्क और अपने मुल्क के आसपास के देशों से जुड़े हुए, मतलब साउथ एशिया से जुड़े हुए असैसिनेशंस के बारे में। तो निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमने इसके बारे में थोड़ा सा टच किया था पिछली बार, क्योंकि हमने बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों मुल्कों में, और अब तो श्रीलंका और म्यांमार वगैरह में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस था, तो उसके सिलसिले में हमने उनकी हिस्ट्री पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था। मगर आज मैं चाहूँगा कि हम अपने मुल्क से शुरू करें, इंडिया से। और इंडिया में असैसिनेशन का इतिहास अगर हम देखना शुरू करें तो बहुत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक बहुत मशहूर असैसिनेशन का जो किस्सा है वो तो सब जानते हैं, जब औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया था, जो उस समय प्रिंस था, जो बनने वाला था राजा, क्राउन प्रिंस था। और सब जानते थे कि वो शाहजहाँ का बहुत चहेता था, और उसके बाद उसने शाहजहाँ को बंद करवा दिया था और ये सब हुआ था। लेकिन ये पहला बड़ा असैसिनेशन नहीं था, इसके पहले भी हमें ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मौर्य डायनेस्टी का पतन हुआ था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो आ, सेनापति था, और उसने बेसिकली आखिरी मौर्य राजा को बुलाया था सेना के इंस्पेक्शन के लिए, और एक तरह का कूड अटैक किया था। एक तरह से कू करके उसने उनको मरवा दिया था, और वहाँ से शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। जब आप इस तरह के एग्जांपल्स को सुनते हैं, और जो हमारी स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स है जिसमें असैसिनेशन हुए, आप उन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं? आपके हिसाब से क्या चीज़ें जो मिलती हैं और क्या चीज़ें जो अलग हैं? जो मेरे हिसाब से लगता है, जो भी पॉइंट जो भी मिलता है, जैसे साउथ एशिया की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो ये टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप बाकी वर्ल्ड के साथ देखें, जैसे कि अगर आप अमेरिकन यूरोपियन पॉलिटिक्स को देखें तो उनकी अलग होती है। उनमें रिलीजन उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता जितना हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल आप इनमें देखेंगे। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले जो सबसे बड़े प्रोमिनेंट लीडर मारे गए थे हमारे इंडिपेंडेंस के, वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। सो बेसिकली गांधी जी को क्यों मारा गया, सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि गांधी क्यों, एक बूढ़े आदमी से लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है, क्या खतरा हो सकता है किसी को। अगर मैं इसको पूरा कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं गांधी को एज अ पर्सन नहीं देखता। ही इज़ अ आइडियोलॉजिकल स्टैचू, जो एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है। अगर आज भी आप पढ़े तो आप अलग से एक पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी पढ़ते हैं, गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन थ्योरीज। फिलॉसफी में भी उनको आप ले रहे हैं। हम सबको पता है कि 1947 का पार्टीशन एक्सेप्टेड किस टर्म पे हुआ था, किस तरह से हमें आज़ादी मिली थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। बेसिकली जो नवाखली में हुआ तो गांधी ने वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए फास्ट रखा वहाँ पे। फिर वहाँ पे जब पीस हो गई थी तो वो पंजाब की तरफ आ गए थे, क्योंकि पंजाब में भी उस टाइम इसी तरह के आपको दंगे देखने को मिल रहे थे, बहुत से लोग मारे गए थे। पंजाब जाने से पहले गांधी जो थे वो इंडिया आपके दिल्ली में रुके हुए थे, बिरला हाउस जिसे हम कहते हैं। गांधी वॉज देयर, और वो 13 जनवरी को अपना एक उपवास शुरू करते हैं पीस के लिए, क्योंकि गांधी कहते थे कि उनकी एक बहुत अच्छी लाइन, एक सेंटेंस है मैं जिसको पढ़ना चाहूँगा, कि उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए मृत्यु एक शानदार मुक्ति होगी, बजाय इसके कि मैं भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धर्मों को लड़ते हुए देखूं, और उससे मुझे बहुत बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए वो उससे कहते हैं कि ये सब देखने से अच्छा है कि मुझे मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। तो गांधी अपना फास्ट शुरू कर देते हैं। नाथुराम गॉडसे इज़ एक्सट्रीमली, कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट राइट विंगर पर्सन था, जिसको रेडिकल कर देते हैं। जैसे मेरा मानना है कि किसी भी धर्म में अगर कट्टरपंथ आ जाता है तो वो धर्म नहीं रहता उस समय, चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज़्म हो। अगर आप आज कहते हैं कि इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं तो वो क्या हुआ है, उसमें वो कट्टरपंथ आ गए हैं। बट सारे इस्लामिस्ट तो टेररिस्ट नहीं है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि, क्योंकि अगर हम अपनी इंडियन हिस्ट्री में पढ़े तो कितने मुसलमान थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए हमारी अपनी शहादत दी है। तो ऐसा क्या हुआ, तो एक चीज़ जो बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस जो कहते हैं वो ये भी कहते हैं कि गांधी की आइडियोलॉजी जो थी वो राइट विंगर्स के जो आइडियोलॉजी थी, जो वो नेशन वो बनाना चाहते थे, हिंदुत्व नेशन, जो आज भी बहुत हमारे चर्चे में होते हैं कि हिंदुत्व नेशन बनना चाहिए। गांधीयन आइडियोलॉजी, उसके बीच में एक सबसे बड़ी दीवार थी।
क्योंकि गांधी के रहते भर में आप ये कर नहीं सकते थे। सो गांधी को सबसे पहले फिर क्या जरूरी था, अगर हिंदू नेशन बनाना है तो गांधी को हटाओ। गांधी को हटाया कौन? तो नाथूराम गोडसे ने। फिर जब 30 जनवरी को गांधी जी अपनी जो फास्ट के बाद प्रेयर करने जाते थे तो गार्डन के थ्रू जा रहे थे बिरला लॉज से, वहीं पे नाथूराम गोडसे उनसे मिलता है, कन्फ्रंटेशन होती है आमने सामने। वो उनके सामने पहले झुकता है एंड ही सेड समथिंग, अब हमें नहीं पता वो क्या कहा उसने, बिकॉज ये बहुत जगह लिखा हुआ है, बट बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया कि उन्होंने क्या कहा है। हालांकि आटनबर्ग की फिल्म में ऐसे ही दिखाते हैं कि वो झुकता है और एक तरह से बोला जाता है कि प्रणाम बापू करता को, है हाँ, कि बापू को देर हो रही है पूजा के लिए, हाँ, हटो। और तब तक वो उठता है और वो गोली फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां मारता उन्हें, ठीक है। फिर होता क्या है फिर, बिकॉज अगर आप हिंदुज्म के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो जब ट्रूथ विथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे गांधी का, तो वो कहते हैं हर हिंदू को रामायण और महाभारत, रामायण और भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ थे जो आज के टाइम में, तो वो कैसे खिलाफ है भाई जो रामायण पढ़ने के लिए कहते हैं या भगवत गीता बल्कि पढ़ने एक तरह से गांधी जी का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कई तबकों से कि वो बहुत ज़्यादा हिंदूवादी थे, या वो गौरक्षक भी करते थे, बिल्कुल, है ना। और मतलब उनका उल्टा क्रिटिसिज्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दलित तबकों से उनका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। सो वो तो है ही है, मगर जो राइट विंग और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम थोड़ा सा और पुश करें और थोड़ा सा उसको वास्ट लेवल पे जाए, क्योंकि इसके बाद हम बिल्कुल अलग लेवल पे मूव करेंगे। इसके बाद की जो 3 असैसिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल अलग तरह के हैं। तो गांधी जी में ये चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। एक राइटर था जर्मनी में जिसने हिटलर के टाइम पे, नाजी जर्मनी के टाइम पे एक उन्हीं के बारे में एक किताब निकालनी शुरू की थी। ये तो सबको पता है, गोवालकर वगैरह हिटलर वगैरह से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने उससे किताब निकालनी शुरू की थी और उसके 3 वॉल्यूम है। तो उसका जो पहला वॉल्यूम था वो तो आराम से निकल गया, काफ़ी तारीफ हुई उसकी। हाँ, ये सब उसने पूरी नाजी पार्टी कैसे काम करती है, एसएस कैसे काम करता है, इसके ऊपर काम किया था। उसकी जो दूसरी वॉल्यूम थी उसके चक्कर में उसकी हत्या हो गई थी, उसको असैसिनेट कर दिया गया था हिटलर के ही द्वारा, और मतलब नाजी जर्मनी में ही। क्योंकि उसमें उसने क्या किया था कि जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट होता था जिम्नाजियम का। हाँ, जिम्नाजियम जिससे जिम वर्ड निकलता है, और जो ग्रीक होता है उसमें जिम्नाजियम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे पुरुष कंफर्टेबल होते हैं बेसिकली। तो उसमें एक तरह का होमोएरोटिक एलिमेंट होता है था। तो उसने ये कहने की कोशिश की थी कि जिम्नाजियम क्योंकि लड़कों की ही जगह होती है, जैसे पहले प्लेटो वगैरह, सोक्रेटिस वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा ना कि लोग जाते थे और वो लोग सोना भी ले रहे हैं और फिलॉसफी भी डिस्कस कर रहे हैं और एक बाथ हाउस जैसा है, तो वहाँ पे बहुत सारी मेल न्यूडिटी हो सकती थी। तो उसको लेके काफ़ी एंग्जाइटी थी, तो इसलिए हिटलर लोग बड़े घबरा गए कि अरे ये क्या बोल रहा है हमारे बारे में, और करके उसने वो हो गया। और ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आपको पता है नाथूराम का नाम नाथूराम क्यों था? क्योंकि नाथूराम के जो माता पिता थे उनके बच्चे नहीं जीते थे। तो जब नाथूराम पैदा हुआ तो उन्होंने, मतलब स्पेशली लड़के नहीं जीते थे, तो जब वो पैदा हुआ तो उनके माँ बाप ने उन्हें नथ पहनाई और उन्हें लड़की की तरह थोड़े टाइम तक बड़ा किया ताकि वो मृत्यु को धोखा दे सके। हाँ, ये पहले ज़माने में होता था, हमारे यहाँ पे बहुत लोग के नाम होते हैं, ख़राब नाम रखे जाते हैं ताकि ख़राब भाग्य ना आए उनके पास, हाँ, वो कट जाए। अंधविश्वास था एक तरह का। लेकिन क्योंकि उनको लड़की की तरह से इसलिए उनका नाम नथ से नाथू बना है, नाथूराम जो नथ पहनता है। हाँ, तो क्योंकि उनको लड़की की तरह बड़ा किया गया था तो उनमें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक मैस्कुलिनिटी को लेके एक एंग्जाइटी रही होगी, है ना, अपने अंदर एक तरह की कहीं हीन भावना रही होगी, शायद ऐसा हो सकता है। मैं साइकोलॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ उनको। और कहीं ना कहीं जब आप एक इस तरह का अग्रेसिव बन जाते हो, फैनेटिक बन जाते हो, है ना, तो वो फैनेटिसिज्म कहाँ से आता है? हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। आप अपने बारे में, हमारे अगर हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन ये कह रहा है कि वो अग्रेसिव, जिस तरह आपने कहा हिंदुत्व, तो उसका जो नारा है वो एक्चुअली उल्टा है कि हिंदू खतरे में है। उसका नारा ये नहीं कि हिंदू सबसे सुपीरियर है, हिंदू सबसे ये है, उसका नारा उल्टा है। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है कि हमें दबाया जा रहा है, उससे आपकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उससे आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकल रहा है कि आप अग्रेसिव हो रहे हो। तो हमेशा अग्रेशन जो होता है, वायलेंस जो होती है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त मानते हो, तभी तो आप वायलेंस पे रिटॉर्ट करते हो। जो आदमी सिक्योर होता है, गांधी जी को नहीं करना पड़ता है उस तरह की वायलेंस से रिटॉर्ट, क्योंकि वो अपने आप में सिक्योर हैं। वो डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपसे आर्ग्यू कर लेंगे,
आपसे वाद विवाद हो जाएगा उनका, मगर ये अगर नहीं आप होगा। इंडियन हिस्ट्री की देखें तो उसमें भी कितने लोग हैं जो गांधी इन फिलॉसफी से नहीं वास्ता रखते, बट वो इस तरह से। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, उनको गांधी के बेस पे नहीं उनका लगता था, वो कहते थे बिना वायलेंस के आज़ादी नहीं मिल सकती। बट उनका ये थोड़ी ना था कि अगर फादर ऑफ नेशन किसने कहा उन्होंने, अगर आपको पता है सबसे पहले ये मेंशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जब उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा था गांधी जी की हालचाल पूछे। भगत सिंह वो भी गांधी, ये बात उन सब लोगों को पता हो जो गांधी जी के ऊपर इतना वो करते हैं और सुभाष चंद्र जी को से कंपेयर करते हैं। और ये भी बड़ी मजे की बात है कि हमारे देश में पता नहीं क्यों हम इतने ऑब्सेस्ड हैं इस तरह के कंपैरिजन से कि सुभाष ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि भगत सिंह ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि गांधी जी इंपॉर्टेंट थे। कि अगर लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, पर सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर किससे हुए थे, या सरदार पटेल बने थे तो वो इंस्पायर किससे हुए थे? सरदार पटेल भी गांधी से इंस्पायर हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी गांधी से इंस्पायर हुए थे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी गांधी से इंस्पायर हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेशक से उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, पर थे तो सबकी डिमांड क्या थी? वी वांट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त होना चाहिए। और वही बात जो हम शायद पहले भी कभी कर चुके हैं कि वैचारिक रूप से किसी से अलग होना, आपके अलग मतभेद बात हो है। सकते हैं, मेरा आपसे हो सकता है, और आपका मेरे से हो उसको सकता है। उसको जरूर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन जब आप उसमें एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगाने लगे, या। है ना, दुष्चरित्र हनन पे आ जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वायलेंस पे आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपका आर्ग्यूमेंट अपने आप में कमजोर है, तभी तो आप रिटॉर्ट कर रहे हो, इन सब फाइट चीज़ों वो पे। करता है जिसको लगता है कि मेरी बातों में वजन नहीं है, कि अब मुझे अपनी सुपेरिटी को, अपने आप को वर्चस्व में दिखाना है, तो मेरे को इस पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप अपने मसल पावर का इस्तेमाल करें। तो ये तो एक बात है। एक और बात जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया मगर मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये नाथुराम गोडसे का पहला हमला नहीं था गांधी जी पे। इससे पहले भी वो 2 बार कुछ कर चुका था। इनफैक्ट एक बार वो उनके आश्रम में गया था उनको मारने, तो पकड़ लिया गया था। हाँ, तो उसको कहा गांधी गया ने था बोला कि कि इसको 1 महीने हमारे आश्रम में रखो, ये देखे यहाँ पे सीखे क्या होता है। और लेकिन ऑब्वियसली वो 1 हफ्ते में भाग गया और फिर वापस आके उसने, बिकॉज उसको लगता था कहीं मैं गांधी से इन्फ्लुएंस ना हो जाऊं। सब हुए थे, ऐसा थोड़ा कि आप। तो ये भी उसकी अंदर के चरित्र की कमजोरी को दिखाता है। अगर लोग कहते हैं कि आज़ादी हमें वैसे नहीं मिली, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले वो लीडर्स थे कहाँ जो अब आप लोग इनको बहुत बड़ा बना के दिखा रहे हैं? गांधी से पहले तो मेरे को जो आज़ादी की लड़ाई थी बहुत कम देखने को मिली। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, एक मंगल पांडे जिन्होंने 1857 में विद्रोह का शुरुआत किया, बट उसके बाद जो लड़ाई थी वो धीरे पड़ गई थी, वो उसको वो मूवमेंट नहीं मिल रहा था। आपको अगर आज के समय में कोई मूवमेंट करना है तो आपको लोग चाहिए, आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। एंड गांधी इज द वन पर्सन जो उसने सबको कनेक्ट करते गए, चेन बना दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान ही एक्चुअली यही था कि एक तो उन्होंने मिडिल क्लास को इन्वॉल्व किया। उससे पहले जो हुआ था 1857 वो सिर्फ राजाओं के द्वारा हुआ था। बड़े मंगल पांडे थे उसमें एक सिपाही, मगर उसके अलावा मोस्टली वो राजाओं से जुड़ा था, तात्या टोपे से लेके बहादुर शाह जफर। हाँ, लेकिन एक बार जब आम जनता उसमें जुड़ गई, जब वो जन आंदोलन बन गया, तो उसकी पावर अलग ही हो गई। आप देखेंगे जो ब्रिटिशर्स टाइम में था, राजशाही जो थी वो धीरे धीरे खत्म कर रहे थे वो लोग। वही तो उनका उद्देश्य था। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यही लाए थे ना, इसीलिए कि आपके कोई लड़का नहीं है, यानी अब राज्य ब्रिटिश सरकार का। इस विषय में अगर किसी ने नहीं देखी हो तो सत्यजीत रे की एक फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, जो जरूर देखनी चाहिए। उसमें वो बड़े ही मजेदार एनिमेटेड तरीके से एनिमेशन में दिखाते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे काम करती थी और क्या होता था, जरूर देखिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई का भी यही था ना कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, अडॉप्ट किया, दत्तक। तो वही था कि दत्तक पुत्र का वो लोग वैलिड नहीं मानते थे। आज के टाइम में तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि आपको अगर अडॉप्टेड सन है तो वो आपका पूरा एयर होगा। हाँ, बट द क्वेश्चन ऑब्वियसली वाज, जिस पे झांसी की रानी और बहुत से लोग काफ़ी खफा भी थे, वो ये था कि मगर अंग्रेज कौन होते हैं तय करने वाले? हाँ, कि हम किसको बनाएंगे, बच्चा माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये सवाल था। एनीवे, जो दूसरा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था गांधी जी का वो था कि हालांकि इसके भी हमें प्रमाण मिलते हैं। सरोजिनी नायडू ने बहुत ही खूबसूरती से इस बारे में बात की है कि जब नमक सत्याग्रह हो रहा था तो गांधी जी ने मना कर दिया था औरतों को साथ में जाने, और उनको लगा था कि इतना लंबा सफ़र है, औरतें कैसे बोझ बनेंगी, परेशान होंगी, वो होंगी। ये भी दिखाता है कि हम चाहे जितने भी प्रोग्रेसिव हो जाए, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। मेरे एक टीचर कहा करते थे, द बिगेस्ट रूम इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये हमेशा मानना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जज नहीं करता हूँ, क्योंकि समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपने अपने समय में अपने अपने स्ट्रगल से होंगे उनके। खैर, तो गांधी जी नहीं मान रहे थे, और लेकिन जब नमक सत्याग्रह में ये सारे पुरुष नेता गिरफ्तार होने लगे तो महिला नेताओं ने पूरे देश में नमक सत्याग्रह को जारी रखा और उसको बहुत बड़ा मूवमेंट बनाया।
तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो गांधी जी ने की। तो गांधी जी का जो योगदान है वो हमें बहुत लेवल पे देना चाहिए। एक एग्जांपल मैं सबको देता हूँ कि सोचिए अब हम इतने सोशल मीडिया के ज़माने में फिर भी हमारे सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर होते हैं। वो बिना सोशल मीडिया के इतने सारे फॉलोअर्स उनके थे, कितने पूरा फॉलोअर कंट्री उनका पूरा follower कंट्री था। उनका फॉलोअर था। तो चाहे ये डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, आप वैचारिक मतभेद कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो सोचने वाली बात है। और वो रोज़ लिखते थे, या उनके आर्टिकल आते रहते थे अखबारों में और पढ़ते रहते थे लोग। अखबारों में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते, खुद चलाते भी थे वो। कि ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है एक जन आंदोलन को खड़ा करने की, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। अगर कितने आज movements भी में। आपको पॉलिटिक्स में अगर अपने वर्चस्व बढ़ाना है या जीतना है तो आपको गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा। या आपको उसे जो interact उन्होंने करना बात पड़ेगा। की थी ग्राम स्वराज्य की, वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। ये तो मतलब हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने काम में भी। तो गांधी जी का 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। और तो एक और व्यक्ति पे आते हैं जिनका भी 2 अक्टूबर को जन्मदिन होता है, लेकिन जो अक्सर गांधी जी की छाया में खो जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। वो भी ताशकंद हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत कम वक्त के लिए प्रधानमंत्री थे, सिर्फ 2 सालों के लिए। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा गांधी जी में। बहुत से हम लोग नहीं जानते होंगे, बट गांधी जी के एक स्टूडेंट थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, उनका भी उनका जो एसेसिनेशन हुआ था वो भी हिंदू मुस्लिम राइट्स के लिए हुआ था। वो क्या करते थे, अगर जहाँ पर भी हिंसा होती थी ना इस तरह की हिंदू मुस्लिम, तो अगर मुस्लिम बहुल एरिया में हिंदू अटैक करे तो वहाँ जाके वो हिंदुओं को रोकते थे, और जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में और मुसलमान उन पर अटैक करे तो वहाँ पे जाकर मुसलमानों को रोकते थे। तो अब ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत खफा थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल तभी काम करेगा जब वो दोनों चीज़, बिकॉज अगर हमें रिलीजन के नाम पे किसी ने लड़ना सिखाया तो ब्रिटिशर्स ने सिखाया। एक इस बारे में एक अच्छा सा सब एक छोटा सा नोट है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है जो याद रखने वाला है। कि आपको पता है भारत का पहला रजिस्टर्ड हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? नहीं, 1857 के बाद। 1857 से पहले हमारे पास ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड दंगा नहीं है जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हुआ। 1857 के बाद 1861 में पहली बार हमें एक ऐसा दंगा होता है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में रिकॉर्डेड है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 57 में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, बिकॉज 57 में था ना सर, अंग्रेज घबरा गए। हाँ, और अंग्रेज घबरा गए, एकता से हमें खतरा है, तो उनको समझ में आया एग्जैक्टली कि एकता से खतरा है, और वहीं से ये बीज बोना शुरू कर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल 100% वो था, और ये छोटा मोटा होता होगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होंगी, और बिल्कुल समस्या थी। और जो चीज़ें क्रिटिसाइज करने वाली हैं दोनों साइड में, वो बिल्कुल करने वाली है। मगर इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम इसको अभी देख रहे हैं, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। आफ्टर 1857 बहुत राइट्स हुए। आप कानपुर में देखिए, जब गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे थे, कितने सारे राइट्स हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरा है। इसको तो भी ऐसा पर गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो गांधीयन स्टूडेंट्स थे, गांधी जी के उनको शिष्य कहा जा सकता है, थे भी। गांधी ने जब वो मारे गए थे इस तरह से, जब उनको पकड़ के जो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके जो थे उनको मारने के लिए ले गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी मृत्यु के बाद अगर ये दंगा रुक सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी के ये लाइन थी कि अगर मेरे मरने से अगर ये दंगा रुक सकता है तो आप तो मुझे मार दो। खुशी खुशी उनके साथ जाते हैं, मार दो मुझे। जब मार जाते हैं और गांधी जी को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने भी बात यही कही थी कि काश मेरी मृत्यु भी जो है वो ऐसी ही है कि किसी के काम तो आए। दोनों में रिलीजियस एक मेन फैक्टर था। एक को लगता था गांधी जी मुसलमानों की तरफ झुक रहे हैं, एक में लगा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है। अब कम्युनल से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और हमारे वो प्रधानमंत्री जिनकी डेथ एक्चुअली, इसलिए हम उसको इसलिए असैसिनेशन सीरीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उसको लेके बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और अभी भी उनका स्वयं का परिवार ये मानता है कि उनकी जो मृत्यु थी वो बिल्कुल सही नॉर्मल नहीं हुई थी। तो उससे जुड़ी हुई बात ज़रूर करनी चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री को लेके इतनी कंट्रोवर्सी और इतने सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों हैं। क्या क्या लगता है आपको? उसकी एक बार मैं बहुत ही ब्रीफली समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री अपना एक शेफ़ ले जाया करते थे हर जगह, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिप में नहीं ले जा पाए थे वो। उनके बजाय एक दूसरा खान समा गया था, और रात को उनको जो कमरा मिला था उसमें उनको ऐसा बोला गया कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाए कुछ भी, ना तो वो किसी को बुला पाए, ना वो कुछ कर पाए। इवेंचुअली उनको पाया गया और बहुत जल्दी में उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया, और पोस्टमार्टम करके नहीं हुआ। हाँ, और तो बहुत सारे जो एक तो सुरक्षा एजेंसियों के उसमें लैब्स थे,
मगर जो प्रोटोकॉल था, जो प्रधानमंत्री की डेथ के बाद प्रोटोकॉल, स्पेशली अगर किसी दूसरे देश में उनकी डेथ हो जाए तो जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसमें भी बहुत जगह पे लैप्स थे। ऑब्वियसली बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ हुआ, और क्योंकि वो नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे हमारे, मतलब नेहरू जी के जस्ट बाद वही बने थे, Second और Prime Minister of सेकंड India। नेहरू जी के बाद के पहले, मतलब हाँ नेहरू जी तो थे ही थे, उनको तो छोड़ ही देते हैं ना। हाँ, सो सेकंड प्रधानमंत्री थे हमारे, और बहुत कम टाइम रहे, उसके बाद दोबारा से नेहरू जी की फैमिली, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गए। तो इन सब वजहों से कई लोग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को लेके बहुत संदेह रखते हैं कि उनकी डेथ में कहीं ना कहीं कुछ संदेहास्पद हुआ होगा। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि तभी हमारा एक युद्ध हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान के साथ में हमने उनकी सीमा काफ़ी वो करी थी, लाहौर तक पहुंच गए। निशांत और मैं उस बॉर्डर तक गए हैं जहाँ पे रिमेंबर हम लोग गए थे जब जीरकपुर वगैरह गए थे तब, है ना। तो उस बॉर्डर तक गए थे जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि देखिए कितनी और आगे तक हमारी सेना चली गई थी और ये सब, है ना। वो ताशकंद समझौता इसलिए हुआ था कि आप वो एरिया वापस पाकिस्तान को कर दें। तो हम उस पे आते हैं कि आपको क्या लगता है सर? आप उसमें तो ये है कि बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज़ है इसमें। जितना पढ़ो, अगर जितनी भी आपने मूवीज़ भी देखी होगी उसमें यही दिखाया जाता है कि सर्कमस्टेंसेस में मारे गए, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दे देंगे कि कांग्रेस ने उसमें कुछ किया नहीं या उन लोगों ने मरवा दिया। एक पहली बात है। उसमें ये था ना, उसमें यूएसआर इन्वॉल्व था। दूसरी बात ये है कि यूएसआर इन्वॉल्व था क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया और हाँ, और अमेरिका और रशिया के बीच में, और हमारा जो देश था वो बहुत ही हाल ही में आज़ाद हुआ था, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो शायद हम आज़ाद नहीं हो पाते। हाँ, ये कैसे? कई लोग ये भी मानते हैं कि हम 2014 में आज़ाद हुए थे, तो वो भी है, आई डोंट नो, है ना। लेकिन जो पॉइंट है वो ये कि हम अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, एंड हम कभी कभी भूल जाते हैं, व्हेन वी आर सिटिंग हियर, और ऑफ कोर्स बहुत आसानी से बोल सकते हैं ना कि उनको ऐसे करना चाहिए था, उनको हाँ, वही तो कह रहे हैं। लेकिन वो उस टाइम की परिस्थितियां क्या थी वो आप नहीं अपने पता। क्लास के मॉनिटर बन के देखिए, हाँ, आपको पता चल जाएगा आप कितनी कितने बच्चों को डिफिकल्टी चुप करवा पाएंगे और आप कितने लोगों को नहीं, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पुट किया कि जैसे लोग आज क्वेश्चन करते हैं किसी पे, जैसे अब गांधी जी को लोग कहने लग जाते कुछ भी, बट उनको ये नहीं पता होगा कि फादर ऑफ नेशन की जो टाइटल था उनको उसने दिया जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। वही सुभाष चंद्र बोस नहीं दिया था। एक तो नॉलेज की कमी है वो तो, लेकिन वो तो अलग बात है, वो हमारे देश में अलग ही समस्या है, उस पर तो कभी अलग से पॉडकास्ट करना चाहिए उसके ऊपर। मगर जब आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में होते हैं, जैसे कई लोग ये मानते हैं कि ये भी एक तरह का, जैसा गांधी जी के ऊपर लेजेंड बना दिया गया है, वैसे उनके लिए भी एक लेजेंड सा बना दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए, कि उनको इतना दुख हुआ अपने देश के खिलाफ समझौता करते हुए कि उनको हार्ट अटैक आ गया, है ना। ये थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगता है। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हो सकती हैं जो उस टाइम पे हुआ होगा, मगर ये मान लेना कि ये सब हम हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे सिंपलिस्टिक तरीका होता है कि आप उसे कॉज एंड इफेक्ट में ले लें, ये हुआ इसलिए ये हुआ, इसलिए ये हुआ इसलिए ये हुआ। लेकिन हिस्ट्री कभी ऐसे काम नहीं करती है। हिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, उसमें कभी क्या चीज़ का कहाँ तुक्का लग जाए और उससे क्या हो जाए, ऐसा कोई हमारे पास ओर छोर ही नहीं होता है ना। तो ये हिस्ट्री को उस तरीके से देखना बड़ा मजेदार है। उस लिहाज से कॉन्स्पिरेसी थोड़ी समझ में आती है कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, मगर हमें प्रमाण भी देखने चाहिए कि क्या क्या प्रमाण है। और इसलिए भी शायद इतना जोर रहा है कि उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को पब्लिक किया जाए और ये किया जाए। वो नेताजी के भी केस में रहा है, कि उनके लोग कहते थे कि वो बाद में मरे थे, 1955 के बाद, उनको वो करना चाहिए। लेकिन उनको ये भी था जब अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर बने थे, आई थिंक सो इन 1977 जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद, तो खुद कहते कि नेताजी रशिया की जेल में बंद है, हम उनको छुड़ाने के लिए, जैसा कि बहुत से गुमनामी बाबा नाम से एक बाबा, बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज है। मगर अगेन प्रमाण कितना है और उस प्रमाण के आधार पे हम कहाँ तक जा सकते हैं, यही देखना है। और ये लंबी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि स्टेट नहीं छुपाती है चीज़ें, या और कोई नहीं छुपाता है चीज़ें, मगर इट्स अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स थिंग। नाउ फ्रॉम अ वेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थिंग टू अ थिंग दैट द होल नेशन नोज अबाउट एंड केम टू नो अबाउट। और हम पिछले अपने बांग्लादेश वाले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एमरजेंसी पे हमने काइंड ऑफ वो कहानी छोड़ दी थी। अगर हम एमरजेंसी से आगे चढ़ाएं वो कहानी, और ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेके इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन से लेके राजीव जी के प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी पे आए, दैट वाज अ रियली बिग इवेंट इन इंडिया। उसके पहले हमारा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इतने पब्लिक नॉलेज में कभी असैसिनेट नहीं हुआ था। इंदिरा वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो जिनको असैसिनेट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर।
अमेरिकन केस में देखा तो हम तो पता है लिंकन की से उनका वो है, तो उनका तो हमने बट हमारा इट्स द फर्स्ट टाइम शॉक हो गए थे सब। एग्जैक्टली। एंड इवन दो जिसने असैसिनेट किया इंदिरा गांधी का वो सबसे फेवरेट बॉडीगार्ड माना, जब उनको हटाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तो इंदिरा ने वापस लेटर लिख के बोला कि उसको रीइंस्टेट करो वापस मेरे जीबीएस सिद्धू की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जिसमें वो ये पूरा वाकया डिस्कस करते हैं। वो ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे वो एक दिन अपनी कार से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि सिख गार्ड्स हैं उनके घर पे, और उन्होंने सोचा कि वो एक नोट लिखें, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं लिखते और ये सब पूरा। तो हाँ, तो बहुत ही बड़ा इवेंट था। क्या क्या इस एक इवेंट से मुझे लगता है कि साउथ एशिया में स्पेशली इंडिया की सिचुएशन में काफ़ी इफेक्ट आ गया, बहुत कुछ चेंज हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में इस पर्टिकुलर मोमेंट की वजह से। क्या क्या आयाम लगते हैं आपको इसके? इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से पहले उसके पीछे की हमें स्टोरी डिस्कस करनी पड़ेगी कि पंजाब में उस टाइम के हालात क्या चल रहे थे। पंजाब के हालत बहुत ही नाजुक थी। आपने जब देखा होगा 1984 के बाद जब राजीव गांधी बनते तो वो अकालियों के साथ वहाँ पे डील साइन करते हैं, तब जाके वहाँ पे पीस थोड़ी सी पंजाब अकॉर्ड जिसको हमने साइन किया गया था। उससे पहले होता क्या है, जनरल सिंह भिंडरावाला कौन था, एक हम तो नहीं जानते थे। तो एक अब क्या होता पंजाब में, किसी को कहते हैं ना कि किसी को टैकल करने के लिए हम किसी को खड़ा करते हैं, अब बाद में वो हमारे लिए नासूर बन जाता है। तो बेसिकली पंजाब में जो चल रहा था अकालियों के साथ इनको, तो एक वॉज जो जनरल सिंह भिंडरावाला था वो प्लांटेड था, इतना तो हमारे अब लोग जानते होंगे कि किसने प्लांट किया था, क्यों किया गया था। बेसिकली मूवमेंट को दबाने के लिए वहाँ पे जो खालिस्तान में था। बट जिन्होंने खड़ा किया उनको ये नहीं पता था कि यही बंदा खालिस्तान मूवमेंट का इतना बड़ा लीडर भी बनेगा। भिंडरावाला ऑफकोर्स वो अब पावर धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि पॉलिटिकल सपोर्ट तो मिलती जा रही थी अकालीस के दबाने के लिए। उसके बाद पावर क्या करती है, पावर आपको धीरे धीरे करप्ट करना शुरू करती है। But let me actually counter that. I believe that power आपको करप्ट नहीं करती है। I believe that power आपको रिवील करती है। जब आपके पास पावर आती है तो आप जो एक्चुअली करना चाहते थे वो आप दिखाई देते हैं, आप वो दिखाते हैं। उसके पहले आप बड़े पॉलिटिकल टर्म में उसको लोग ने करप्ट करना सीख लिया। लेकिन भिंडरावाले की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये बात राम रहीम पे भी लागू होती है। इस तरह के लोग, वो अकाल तख्त का हेड भी कैसे बना, एंड वी नो दैट काफ़ी वायलेंस का सहारा लिया था उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। ये कोई बहुत ही स्मूथ वो नहीं था कि एक बहुत अच्छा शिष्य है, उसे गुरु की उस पर बहुत कृपा है। का हेड बनना, कोई जत्थेदार बनना थोड़ी ना इजी टास्क है आपके लिए। मगर उसको पता था कि उस अकाल तख्त का हेड बनने से एक तरह की पॉलिटिकल पावर आएगी। आप बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है, ये अगर डेमोक्रेसी के कुछ बूंस है तो डेमोक्रेसी का एक कर्ज भी है। वो कर्ज मेरे नज़र में ये है कि अगर आप कहीं से भी एक हुजूम इकट्ठा कर लेंगे, एंड रिलीजन सबसे बड़ा अच्छा सोर्स है, बहुत आसान तरीका है हुजूम को इकट्ठा करने का, कहीं पे भी कर सकते। इसलिए जो आपने शुरू में बोला था ना कि साउथ एशिया में क्यों होता है ऐसा, साउथ एशिया में ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मॉब मेंटालिटी बहुत चलती है। हमारे यहाँ मॉब सिस्टम बहुत तेज़ है, हम कहीं भी मॉब लेके पहुँच जाते हैं। मॉब हमारे यहाँ बहुत, आजकल मॉब लिंचिंग भी होती है ना, वो भी तो रिलीजियस लाइफ में होती है ना। तो मॉब का हमारे यहाँ बहुत सिस्टम है, और मॉब हमेशा बहुत इजीली, जो मार्क्स कहता है रिलीजन इज द ओपिएट ऑफ मासेस, इन दिस सिनेरियो इट काइंड ऑफ इज कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज इट डज वर्क लाइक एन ओपिएट। वो आपको एक तरह से हेल्यूसिनेट कर देता है, और इसलिए मुझे बहुत बड़े फ्रेंजी जो होते हैं ना इवेंट्स, वो बड़े डरावने लगते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारे लोग होते हैं और मुझे बड़ा अनसेफ फील होता है क्योंकि कब कोई फैनेटिकल उसमें चला जाए और कब क्या हो जाए। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज ऑन माई टोर्स जब मैं किसी बहुत ऐसे इवेंट में होता हूँ उसमें हज़ारों लोग होते हैं, चाहे वो टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट ही क्यों ना हो। मुझे हमेशा लगता है कि रिलीजन इज और एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मास हिस्टेरिया इज समथिंग आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ। तो एनीवे, तो भिंडरावाला कुड बिकम दैट ऑन दैट, एंड एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि भिंडरावाला को वहाँ पे प्लान किया गया था फॉर सर्टन काइंड ऑफ पॉलिटिकल गेन्स। आई थिंक इस पूरा जो सिनेरियो है ना, उसमें एक इवेंट है जो अगेन उसको लेके भी काफ़ी हमारे वहाँ पे डुअल अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो कॉन्स्पिरेसी थी, शायद वो एक्चुअली हुआ था, मतलब नेचुरली हुआ था। मगर हाउएवर वी कैन लुक बैक एट द डेथ ऑफ संजय गांधी एज अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट, क्योंकि कितने लोग कहते हैं अगर संजय होता तो वो कभी बगावत नहीं करता, शायद नो, बट आई डोंट नो कि वो सही होती है या गलत होती है, अच्छी होती है या बुरी होती है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री जरूर अलग होती। कहा भी यही जाता है कि उसको खड़ा करने में भी संजय गांधी का हाथ था, बैक स्टोरी यही कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये कितना सच्ची है ना हमें पता है। हाँ, बट हाँ, so it is true that Sanjay Gandhi represented a particular kind of politics which was more aggressive,
वो कितना सच है कितना झूठ है, इसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए या और पढ़ने के लिए। वी शुड नो। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि ऐसे ऐसे हो गया था, वो हो गया था, मगर जैसे मोनिका, अगर आपने मेनका गांधी के कहीं भी इंटरव्यू सुने हो तो वो काफ़ी डिराई करती है इनमें से बहुत सारी चीज़ों को, एंड शी ट्राइज टू साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन व्हाट वाज हैपनिंग यू नो विद संजय गांधी एट दैट टाइम, एंड हाउ दिस थिंग्स, एंड हाउ हिज नेम वाज ब्रॉट इन, एंड हाउ सम ऑफ द थिंग्स वर जस्ट कोइंसिडेंस, यू नो। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आप उनको ब्लाइंडली बिलीव कर लो, लेकिन हमें ऑप्शन खुले रखने चाहिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में, और यू नो दैट आई वुड लाइक टू डू इन एवरी कॉन्वर्सेशन पॉसिबल। तो हाँ, तो वो था, ज़रूर था, मगर जो भी था उनको डेफिनेटली इंदिरा गांधी जी के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा था। बट इट इज़ ऑफ्टन सेड, यू नो, और ये मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है और सुना है और इंटरव्यूज में देखा है या पढ़ा है कि आफ्टर संजय गांधी डेथ इंदिरा गांधी डिड फॉल डाउन इमोशनली, या यू नो, और वो बहुत ही ब्रोकन थी। और कहते हैं ना कि आपका अगर ताकतवर जो बाजू होता है आपका राइट हैंड अगर टूट जाए तो आपको लगता है कि आप एक चीज़ अपने बॉडी पार्ट में से खो चुके हो। तो वो इंदिरा गांधी जी को जो भी था वो पॉलिटिक्स पे जैसे एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करती थी, वो पार्टी में क्या चल रहा है वो उनको ज़्यादा नहीं पता होता था, बिकॉज संजय गांधी उसको हैंडल करते थे। आप कहीं भी, जैसे मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए हैं किसी के, तो कहते थे कि संजय गांधी जब किसी स्टेट में जाता था ना तो वहाँ पे गवर्नर भी पहुँच जाता था उनको लेने के लिए। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर जब तक वो वहाँ से जाएंगे नहीं वो रहेंगे वहाँ पे। वो इतनी पावर अपनी पार्टी में बनाए। और एक ये अच्छी बात ये भी थी कि उस टाइम पे आप देखेंगे तो कांग्रेस में कोई बगावत भी नहीं होती थी। जो कांग्रेस राजीव गांधी के मरने के बाद जब सोनिया गांधी जी के हाथ में आती है, उसके बाद एनसीपी टूटती है, तृणमूल कांग्रेस टूटती है, फिर छोटे मोटे एक दो और निकलते हैं। बट जब संजय गांधी थे या इंदिरा गांधी भी जब तक रही, आपने देखा पार्टी में किसी भी तरह का फूट नहीं था, बिकॉज उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था। हाँ, और मगर टाइम भी लगता, यू नो व्हाट भाई, बहुत सारी जैसे कि आज की टाइम में अगर मेरे को सबसे अच्छी अगर अपनी सिटिंग गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए उसकी पार्टी से, तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो आप लैप्स कर दे तो आपकी पार्टी टूट सकती है, बिकॉज पार्टी एक बहुत नाजुक चीज़ होती है सर। अगर आप उसको नहीं पकड़ के रखोगे, कहते हैं ना क्यों पार्टी प्रेसिडेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कैसा भी बने पार्टी का, बट पार्टी प्रेसिडेंट इसलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के रखना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपने हल्का सा भी लूज किया तो पार्टी आपकी बिखरना शुरू हो जाती है। जो हुआ आफ्टर राजीव गांधी के मरने के बाद, क्या हुआ, सबके एम्बिशंस बाहर आने लगे थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं भी बनूंगा। उस टाइम नरसिम्हा राव भी थे, वो तो बने भी थे 91 में। फिर उसके बाद आप शरद पवार की पार्टी को लीजिए, उनको भी बनने के शौक थे। ममता बनर्जी भी डिमांडिंग हो गई थी, तो क्या हुआ, बाद में पार्टी टूटी, टीएमसी टूटी, आपके एनसीपी इसमें से निकली। तो ये सब अपने एम्बिशन दिखाने लगे थे, क्योंकि संजय गांधी मर चुका था। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, फिर दूसरा इंदिरा गांधी चली गई। बट दैट इज द ग्रैंड नैरेटिव दैट वी हैव कि ऐसा हुआ, और इसलिए मैंने संजय गांधी के डेथ पे यू नो वो क्या कि चाहे वो असैसिनेशन था या नहीं था, या वो कुछ भी था, एक्सीडेंट था या नेचुरल डेथ थी, मगर उसका जो इफेक्ट था वो हमें बहुत दूर तक सुनाई देता है। अगर मैं इस चीज में लेता हूँ, अगर संजय गांधी जिंदा होते तो शायद से इंदिरा नहीं मरती, राजीव गांधी जिंदा होते और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वो अपना फैमिली के साथ अलग रह रहे होते, तो एक बिल्कुल अलग एक तरह की ऑल्टरनेट टाइमलाइन चल रही होती हमारी, यू नो, जैसे मार्वल्स में होते ना मल्टीवर्स वाले टाइप, वैसी थी, है ना। सो उनकी डेथ हो जाती है, इंदिरा गांधी जी अफेक्ट हो जाती है, और अब वो भिंडरावाला जो कभी एक तरह का अब वो उनको ब्लैकमेल करने लगा, हाँ, वो अब खालिस्तान मूवमेंट उस टाइम चल गया था और वो पावरफुल बनने लगा था, और इतना पावरफुल बन गया कि उसने गोल्डन टेम्पल को भी अपना हेडक्वार्टर बना लिया। एक तरह से मैं कहता हूं उसको अड्डा बना लेना आप किसी भी तरीके का, यू नो, एंड दैट इज व्हेन ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंस, वही नहीं था समथिंग दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, या बिकॉज़ जनरल सिंह भिंडरावाला के जो लोग थे ना, वो मारने भी लगे थे लोगों को, हिंदूज को भी टारगेट कर रहे थे। बट द थिंग इज वो मिलिटेंट ही थे, या दे आर मिलिटेंट, है ना। जो मैं हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे कि आज भी हम जो कहते हैं कि जब से खालिस्तान का डिमांड चाहे कनाडा में उठता है, तो हमारी तरफ से वो ब्लैक लिस्टेड है। लेकिन प्योरली पॉलिटिकली टॉकिंग, यू नो, इट वाज अ मिलिटेंट organization, it was doing things which were very hard for us to killing, you know, masses and innocent, it's a work of militants, and innocent people, so that was definitely happening, and भिंडरावाले के केस में यही तो हो रहा था, मारते जा रहा था, और फिर वो उस लेवल पे आ गया जहाँ पे कि हमारी गवर्नमेंट को वो धमकी देने लगा, हमारी गवर्नमेंट को लगा कि अब इसको हमें वी विल हैव टू डील विद इट। जीबीएस सिद्धू की बुक भी जो है, जो खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी,
वो इस पे भी टच अपॉन करती है अब काफ़ी। क्या होता है ना लोग, एक्टिवली अब जो अकाल तख्त पे हमला हुआ है, गुरुद्वारे पे हुआ, रिलीजन सेंटिमेंट से देखा जाए तो वो गलत हुआ। बट आई मीन वी डोंट नो, यू नो, आई थिंक उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, क्योंकि सी द थिंग इज कि बट हम भी इंसान है ना, गलतियां तो होती हैं। हाँ, मगर जब आप पॉलिटिकल लेवल पे होते हो तो फिर यू शुड ट्राई टू डिक्रीज दैट, कितनी जितनी कम हो सके उतनी गलती करनी चाहिए। सी बिकॉज देयर वाज अनदर थिंग, ऐसा भी नहीं है कि, हालांकि सरकारी आंकड़ों में उन्होंने ये बात नहीं बोली थी, मगर बहुत सी और समितियां हैं जिनके आंकड़ों में ये बात आई थी कि बहुत सारे इनोसेंट भी मारे गए थे। सो उस दिन टोटल actually- नंबर जो था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे थे 3,500 के लगभग था, बट जो दूसरे ऑफिशियल्स कह रहे थे कि इट्स अराउंड 8 to 10,000, Imagine. 16,000 And also because उस दिन कोई त्योहार था, लोग वहाँ पे तो विजिट कर उस रहे दिन थे। बहुत सारे लोग आए थे, क्योंकि उस दिन एक फेस्टिवल था और बहुत सारे इनोसेंट लोग उसके अंदर फंस गए थे। आई मीन इट वाज अ मैस, क्रॉस फायरिंग का वो लोग इट वाज अ बहुत ज़्यादा शिकार बने थे। एंड कोई ना कोई इसके और इंटेलिजेंट तरीके निकाले जा सकते थे। या आप उस दिन करते जिस दिन मान लीजिए त्योहार ना ना हो, होता, यू नो, या कुछ और करना चाहिए था। आई डू थिंक दैट, यू नो, उसका वो था। But anyway, taking it forward, and then we come to the day of assassination. So Operation Blue Star हो जाता है। I'm sure you know this story. It's a really sad thing, but you know, worth mentioning कि पोयरो एक एगाथा क्रिस्टी का कैरेक्टर है, डिटेक्टिव कैरेक्टर है, और उसको बहुत लोगों ने प्ले किया है। उनमें से एक है पीटर उस्टिनोव नाम के एक ब्रिटिश एक्टर, वो बीबीसी में काम करते थे। उन्हें एक इंटरव्यू लेने के लिए इंडिया भेजा गया था इंदिरा गांधी जी का। वो उनके घर में उनका वेट कर रहे थे, जब बाहर वो उनसे मिलने आने वाली थी, उनका असैसिनेशन हो गया था। सो पीटर उस्टिनोव उस समय उनके घर पे थे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ, यू नो, द डे ऑफ द असैसिनेशन। आई एम श्योर जब हम गए थे, मैं और आप गए भी थे, यू नो, उनके मेमोरियल में, और हमने वो पूरी जगह देखी थी जहाँ पे उनका असैसिनेशन हुआ था, है ना? वो तो आपको याद ही होगा। क्या क्या आपके व्यूज़ हैं इसको लेकर? सो जो ये हो गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो मैं बोला ना, अगर आपको किसी को उकसाना है तो रिलीजन सेंटिमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। सतवंत सिंह और बिहन सिंह क्या थे? सिख थे। दोनों में पूरी तरह से, मतलब धर्मगुरुओं ने भर दिया था कि हमारे अकाल तख्त पे हमला किया गया, हमारे मतलब भगवान के गुरु का अपमान किया गया। इवन तो ये भी स्टोरी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब इसके लिए आईबी ने इंदिरा गांधी को वो भी दिया था कि सिक्योरिटी चेंज कर दी जाएगी, तो दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी चेंज कर दी थी, बिहन सिंह को हटा दिया था। बट बिहन सिंह इज़ वन ऑफ हिज ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स एंड फेवरेट बॉडीगार्ड, जैसे मैं कहता हूँ। अगर उसने किया तो उसने तो एक धोखा भी दिया उसमें, पर वो बात अलग है। सो उनको जब हटा दिया गया था तो इंदिरा गांधी खुद लेटर लिखती दिल्ली पुलिस को कि आई वॉन्ट बिहन सिंह बैक ऑन माई सिक्योरिटी। तो बिहन सिंह और सतवंत सिंह को दोबारा रीइंस्टेट किया जाता है उनकी सिक्योरिटी में। फिर होता क्या है, 31 अक्टूबर को उनका होता है, वो सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकली थी, सफदरजंग इनक्लेव रोड से जो उनका घर था, वहाँ से उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाना था। तो वहाँ से वो निकलती, उस दिन होता ये है कि वो अपना जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता वो पहनना भूल गई थी। सो बिहन सिंह जो था वो कैरी कर रहा था एक रिवॉल्वर, और जो सतवंत सिंह था उसके पास एक मशीन गन थी, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ छोटी मशीन गन होती है, उसमें थी। तो इंदिरा गांधी को बोला जाता कि उस टाइम आई थिंक 36 बुलेट्स मारे गए थे। इवन तो आप सोच सकते हो क्या शरीर की हालत हुई होगी। तो जब डॉक्टर्स उनका पोस्टमार्टम कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि 23 बुलेट्स जो थी वो बॉडी को पार कर चुकी थी। मीन्स दोज आर फ्रॉम दैट मशीन गन, जो बहुत क्लोज रेंज से मारा गया। अगर आप बोल रहे बॉडी को पार कर देना, यानी बुलेट में कितना फोर्स होगा कि उसने आपके पीछे से निकलती गई। एंड देन सतवंत सिंह को, बिहन सिंह को तो वहीं पे तुरंत गोली मार दी जाती है, वहीं पे एनकाउंटर हो जाता है उनका, और सतवंत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसको बाद में फांसी मिल जाती है। 1989 में उनको फांसी भी दी जाती है। तो वहाँ से इंदिरा गांधी जो पॉलिटिक्स था वहाँ पे उनका ख़त्म हुआ। फिर वहाँ से जो राइज हुआ वो राजीव गांधी का था। जैसा अभी आपने मेंशन किया था थोड़ी बार, सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कभी राजीव गांधी पॉलिटिक्स में, राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में। जब संजय गांधी मर जाते हैं तो राजीव गांधी को ये लगता है कि अब उनकी मम्मी अकेले पड़ गई। ये बात तबलीन सिंह ने बोली है, ये बहुत से इंटरव्यूज में मैंने बोली, मगर मतलब मैंने बहुत से सीनियर लोगों का जब इंटरव्यू तो उसमें सुनाया था कि वो कहते कि इंदिरा गांधी टूट चुकी थी, क्योंकि आपका पॉलिटिकल पावर टूट चुका है एक तरह से, जो आपको संभाल रहा था। कहते हैं ना बैक पावर होती है, अगर मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर और पार्टी चीफ, मैं दोनों बन के नहीं संभाल सकता। मैं हाँ, and also you know, like
we must not forget that, you know, as far as I have read, and you know, जो भी limited knowledge है, that Indira Gandhi was a very family person, Yeah. you know, and the whole Gandhi family was like a very close knit unit. So she also needed family का support. Yeah. तो उनके लिए राजीव जी सिर्फ यही नहीं था कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में नहीं, वो उनके लिए सपोर्ट था, उनके सपोर्ट था। संजय गांधी उससे पहले सपोर्ट था, बिकॉज आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? मैं फैमिली पे भरोसा कर सकता हूँ। इफ मैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का मेरा बेटा, तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे से धोखा नहीं देगा। आप बाकी आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में तो कहता कोई दोस्त नहीं होता, वो तो सत्ता की बात है। जब तो वो पूरी तरह से ट्रस्ट करती थी। अब आपका कोई ट्रस्टेड आदमी, या वो तो उनका बेटा ही था, कोई मारा जाए तो हाउ यू फील? लाइक इट्स लेफ्ट अ वॉइड इनसाइड यू कि आप तो कुछ क्या करूं, मैं क्या करूं। तब उस टाइम राजीव गांधी ये फैसला लेते हैं, बिकॉज क्या आपने कहा था ना भी कि सोनिया गांधी ने ये उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो पॉलिटिक्स में कभी एंटर नहीं करेंगे, तो इसी बात पे शादी भी हुई थी। सो अब उनको मम्मी का साथ तो देना ही था, तो वो वहाँ से अपना पायलट का काम छोड़ के अब वो आ गए एमपी बनते अमेठी से चुनाव लड़के, क्योंकि संजय गांधी के मरने के बाद वो सीट भी खाली हो जाती है, तो वहाँ से वो एमपी बनते हैं। फिर अब यहाँ पे इंदिरा गांधी का 1984 में ख़त्म होता है सफ़र, और राजीव गांधी के शुरू होता है। अब राजीव गांधी के भी असैसिनेशन में बहुत से उनके हम उस पर जाएंगे, वो उसके पहले हम ये मोमेंट एक बार कैप्चर कर लेते हैं। या इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का जो मोमेंट है, बहुत आई थिंक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसे असैसिनेट कर दिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्योंकि अभी भी हम उसकी आंच झेल रहे हैं। हाँ। बहुत कुछ हुआ उस समय जो सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, और जिस तरह से सिखों को मारा गया, वो एक पूरा अपने आप में एक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, बहुत ही सैड और बहुत ही बुरा चैप्टर है। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई। राजीव जी का कुछ यू नो बन जाना, क्योंकि उस समय दैट इज़ द ओनली टाइम जब 400 पार हुए थे, यू नो। सो आज तो स्लोगन है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और एक्चुअली उन्होंने 400 पार सीट। अगर आप आज के टाइम पे आप 400 पार करना चाहेंगे तो आपको गठबंधन बनाना पड़ेगा। सो दैट इज सिंगल पार्टी में 400 पार तभी हुआ था। तो बट ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी, देयर वाज अ लॉट ऑफ वो, बट आल्सो वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु वाज नॉट ट्रेन्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। So it was obvious he really tried hard, you know, I will give him a lot of credit for that कि उन्होंने बहुत ट्राई हार्ड किया, मगर उसके बावजूद पॉलिटिक्स बहुत ही बड़ा गेम होता है, और आप कहीं ना कहीं गलतियां कर ही देते हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलतियां भी की। राजीव गांधी के लिए इसमें कहूँगा कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, बट वो एक दूरदर्शी आदमी जरूर थे। जैसे जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इंडिया में आया, हमें भी पता है जब कंप्यूटर आ रहा था तो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लोग नौकरी खा जाएंगे, और अभी देखिए वही लोग, आज वही लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तो वो है, मगर उसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे युवाओं को वोटिंग का अधिकार, या 18 किया उन्होंने, बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन, असम अकॉर्ड किया, पंचायती राज पे ध्यान देना, जो हम डिस्कस करते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल पंचायत और गांव है, ग्राम स्वराज है। और जिस तरीके से राजीव जी ने काम किया पंचायती राज पे, बहुत बढ़िया था। ऑफ कोर्स उन्होंने गलतियां भी की, शाह बानो केस जैसे केसेस है। सर एक बात बताओ, इतिहास में परफेक्ट कोई नहीं है। नो बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आई एग्री विद दैट। मगर मैं इस सबके बीच में यू नो हमारे देश, क्योंकि यू नो इफ़ यू नोटिस, एक जो चीज़ जो है जो राजीव जी की उतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं होती है, बट इफ़ यू रियली नोटिस ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग फ्रेंड्स विद ऑल अवर नेबरिंग कंट्रीज। उन्होंने चाइना तक जाके कोशिश की है ना, श्रीलंका में वो कोशिश कर रहे थे। LTT जिसके मिडिल ईस्ट में वॉर रुकवा दी थी, जिसके हाँ वॉर रुकवा दी थी पापा। बट एट दैट टाइम मिडिल क्लास, उनको एक तरह से आप कह सकते हो वर्ल्ड लीडर्स के रूप में निकल रहे थे, बट ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क, एंड उसी में से एक काम था LTT के खिलाफ, यू नो, का जो काम, जिसके अंतर्गत एक्चुअली उनके ऊपर भी 2 बार हमले उससे पहले हो चुके थे। एक बार हम अपने इसमें लगाएंगे, वो बट से मारता है, उनके मारने की कोशिश हुई थी उनको, और उसके बाद सैडली CP रामबहादुर में यू नो उनका असैसिनेट कर दिया गया। यू नो आई वाज अ वेरी यंग चाइल्ड एट दैट टाइम, वेरी यंग चाइल्ड, बट आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली ऑन दैट डे, जब उनका असैसिनेशन हुआ था। हमारी गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई थी, और या खत्म हुई थी या होने वाली थी, ऐसा ही कुछ था, और हम वाया दिल्ली वापस जा रहे थे। तो हम उस सुबह ही दिल्ली आए थे, और तब तक खबर आ चुकी थी कि ये सब हो गया, बल्कि शायद हाँ मिडनाइट और ऐसे कहीं आए थे, और ये खबर आ चुकी थी। एंड देन ऑब्वियसली वी वर स्टक इन दिल्ली फॉर अ कपल ऑफ डेज, क्योंकि यू नो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत ही सैड दिन था वो।
एक इसमें बात कहें, राजीव गांधी, मैंने एक बहुत ही बड़े वो इस टाइम में मान सकता हूँ, वो फॉरेन सर्विस में थे। उन्होंने नेहरू जी के साथ भी काम किया था, नेहरू जी के लास्ट पीरियड टाइम में उनको उसको टच किया था, इंदिरा जी के साथ काम किया था। देन ही वर्क विथ राजीव गांधी, वो उनके पर्सनल एडवाइजर्स में भी थे एक वक्त वो। तो वो जब मैंने उनसे इंटरव्यू तो मैंने जब उनसे पहला सवाल पूछा थे तो बोल रहे थे कि मैंने जब उसको देखा तो मेरे को लगा नहीं कि ये राजनीति संभाल पाएगा। कहता था कि मैं ये देखता था कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैपेबल हाथों में नहीं है, इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। देन उन्होंने बताया क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ें, जैसे वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लेकर बात जब चली थी तो उन्होंने एक एडवाइस किया था कि हमें दूसरे तरीके से इसमें बात करनी चाहिए, रादर देन हम अपनी फोर्स को भेजें। तो कहते कि उस टाइम के एक जनरल थे, उन्होंने कहा नहीं सर, आप हमें मौका दीजिए, हम इस युद्ध को 1 महीने में ख़त्म करके श्रीलंका में, अब आपको आर्मी ने कहा था। तो उन्होंने एक लाइन कही थी उसी जनरल के सामने और राजीव गांधी के सामने कि एंटरिंग इनटू अ वॉर इज़ अ वेरी इजी स्टेप, बट उससे जब बाहर आना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। हमने भी नोटिस किया, आपने पढ़ा होगा तो हमारे बहुत से जवान मारे गए उस चीज़ में, ठीक है। आईपी फिर जब 1989 में जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है, एक मुद्दा ये भी होता है उसमें सबसे बड़ा, जो अपोजिशन कहता है, ठीक है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है कि इन्होंने पीस कीपिंग फोर्स भेज दी। देखो हम वहाँ पे गए किस लिए थे, तो हम गए थे एलटीटी को डिसआर्म करने के लिए कि नहीं अब पीस होना चाहिए, श्रीलंका में एक इलेक्शन होना चाहिए, बेसिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम चाहते थे एलटीटी भी उसमें इन्वॉल्व हो, अपना गवर्नमेंट चुने, पर ऐसा नहीं हो पाता। फिर 1989 में जब गवर्नमेंट गिर जाती राजीव गांधी, तो 1990 में वो एक इंटरव्यू में कहते कि इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और यही सेंटेंस उनकी मौत का कारण बनता है, तो मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को फिर भेजूंगा श्रीलंका में। मतलब क्या है, आपने एक बार पीछे आ गया बैकफुट पे कि नहीं, और फिर आपने बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन किया इस देश में। राजीव गांधी ने इस देश में बहुत से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखा, जो आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप आज हमारे हाथ में इतने अच्छे फ़ोन, सेल फोन्स है। आप देखें तो कम्युनिकेशन के भी, अगर आप टेलीविजन नेटवर्क में बात करें तो उसको भी बहुत जगह उन्होंने फैलाया। अगर आप देखें सारे असोसिएशन से, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वायलेंस से या एक तरह के, बिकॉज इवेंचुअली जब आप ये हमने बहुत पहले बार डिस्कस किया था कि हम एक सिम्बलिज्म पे एक वीडियो बनाएंगे, तो कभी जब आगे जाके वो बनाएंगे तो इस पर भी जरूर आएंगे। कैसे आपको ऐसा लगता है कि आप एक फिगर हेड को, एक सिंबल को आप मार सकते हो, लेकिन एक बहुत ही फेमस ग्राफिक नॉवेल, उसका नाम है वी फॉर वेंडेटा, और उसमें एक लाइन है जो बहुत ही फेमस है, आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ, है ना। सो आइडियाज़ आर बुलेट प्रूफ, आप व्यक्ति को मार सकते हैं, मगर जिस तरह का भी योगदान जिसको भी करना होता है वो कर ही देता है। और इसलिए ये असोसिएशन सीरीज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने गांधी को मार दिया, पर गांधी आइडियोलॉजी आज भी जिंदा है, एग्जैक्टली, और स्ट्रांग है ना। हमें और भी बहुत सारे लोग इंदिरा जी के बारे में देखते हैं, राजीव के बारे में देखते हैं, और हम इंटरनेशनली बहुत से लोगों में देखते हैं कि लोगों को मार देने भर से, मार्टिन लूथर किंग कि लोगों को मार देने भर से आप उनके आइडियोलॉजी को ख़त्म नहीं कर सकते, मैल्कम एक्स, बहुत सारे। सो ऑन दैट नोट आई थिंक आज की कहानी हम नहीं, इसमें एक लास्ट लाइन मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ प्लीज़। तो जब मैंने उनसे लास्ट लाइन पूछी कि जब उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है तो राजीव गांधी के बारे में आप, तो कहता है आफ्टर नेहरू किसी ने अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट या किसी चीज़ के बाद की डेवलपमेंट को लेकर, तो वो राजीव गांधी थे। एंड मैं मानता हूँ कि अगर वो उस टर्म में जीत जाते 91 के इलेक्शन में, तो इंडिया आज से 25-30 साल आगे होता। हाँ, बल्कि जो हम बिकॉज वो बहुत ही दूरदर्शी, हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो ऑलरेडी प्लान था राजीव जी द्वारा, सो आप बहुत चीज में देखेंगे उनके 1990 जो मैनिफेस्टो है उसमें पढ़िए आप। एब्सोल्युटली, सो जो बड़ी चीज़, जो मैं जितना जैसे जैसे हमें असोसिएशन सीरीज आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि कैसे सोशो पॉलिटिकल कल्चरल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट होते हैं इन सब असोसिएशन के, और कैसे लोग अलग अलग वजह से, कई बार बहुत ही पेटी वजहों से, लेकिन कई बार वी अंडरस्टैंड कम्युनल हर्ट और ये सब, लेकिन उसका जो वो माध्यम चुनते हैं दैट इज़ नॉट a very feasible, very agreeable medium। मेरे को राजीव गांधी के एसोसिएशन में ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोर्सेस भी इन्वॉल्व होंगे, ऐसा, बिकॉज ऐसा वो एक तरह से जब मिडिल ईस्ट वॉर था, इंडिया उसको सब ईरान के साथ, हम जब वहाँ पे सद्दाम हुसैन बैठा हुआ था, तो इज नॉट आवर एनिमी। वो क्या कह रहा था, पेट्रोलियम पे है हमारा होना चाहिए। जब हम मिडिल ईस्ट पे बात करेंगे तो इस पे जरूर आएंगे, बिल्कुल। हम उस चीज पे मिडिल ईस्ट का पूरा कोर ही यही है
बिकॉज अमेरिका oil. कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हाँ है। हाँ बिल्कुल, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और ये हमने बांग्लादेश वाले उसमें भी डिस्कस थोड़ा किया Yeah. था कि हमें कभी भी ये सब सीक्रेट एजेंसी जो CIA और इन सब का रोल नहीं वो करना चाहिए, Underestimate underestimate नहीं करना करना चाहिए, अब- क्योंकि जो हमने पहले भी बोला था, इतना बड़ा गेम होता है पॉलिटिक्स का, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इतने सारे आयाम होते हैं उसके, कि आप और मैं यहाँ बैठ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इस असैसिनेशन सीरीज के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो मैं एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनकी एक अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि एक्चुअली नाथुराम गोडसे नेहरू जी को मारने आया था, लेकिन गांधी जी बीच में आ गए। सो वो प्रोफेसर की थ्योरी कहीं ना कहीं से आ रही, बिकॉज ही इज बीन स्टडिंग CIA, दैट इज हिज इंटरेस्ट। सो ही इज एबल टू सी कि CIA के कहाँ तक पैर पहुँच सकते हैं और वो कितनी दूर दूर तक जाते हैं। और इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल जितने भी इंटरनेशनल ये जो इंटेलिजेंस वो होते हैं, वो क्रेजी होते हैं। मतलब हम जब मिडिल ईस्ट पे जाएंगे तो एक्चुअली आई विल टेल यू लॉट ऑफ, तो आई विल टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो मैंने पढ़ी है मिडिल ईस्ट पे, स्पेशली स्पाई उनमें, जैसे हमास में एक मर्डर हुआ था, एंड कैसे वो मर्डर 6 महीने पहले से प्लान था, बॉम्ब ऑलरेडी लगा दिया गया था, बिकॉज दे वर सो श्योर दैट इट विल हैपन लाइक दिस, दैट इज क्रेजी लेवल ऑफ प्लानिंग, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे असैसिनेशन सीरीज सुनने के लिए, हम आगे भी आते रहेंगे आपके पास। अभी तो हमने सिर्फ इंडिया से शुरुआत की है, साउथ एशिया की, अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत जगह जाना है। एक और जगह जहाँ पे हम ज़रूर जाएंगे वो है नेपाल। नेपाल का एक बहुत ही फेमस हत्याकांड हुआ था, जिसमें उनके पूरी शाही फैमिली को मार डाला गया था, उसके पीछे क्या कहानी थी, इस पर भी ज़रूर जाएंगे हम। तो धन्यवाद निशांत जी, और आप हमें प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पता है, ऐसे किसी भी पॉलिटिकल असैसिनेशन के बारे में जो हमें नहीं पता है। धन्यवाद।